हेलो बच्चों, तो सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में फिजियोलॉजी की आज सेकंड क्लास है। सिलेबस देख लेते हैं। ये न्यू सिलेबस है यानी कि सेमेस्टर वाइज सिलेबस है, जिसमें हमने लास्ट क्लास में फंक्शन ऑफ हार्ट, कंडक्शन सिस्टम और कार्डियक साइकिल के बारे में बात की थी। आज हम आगे के पॉइंट्स कवर करेंगे, जितना हो सकता है उतना कवर करने की कोशिश करेंगे। ये ओल्ड सिलेबस या ईयर वाइज सिलेबस है। तो शुरू करते हैं कार्डियक आउटपुट से। लास्ट क्लास में हमने एक मशीन देखी थी, पानी की मशीन या टिल्लू पंप जिसको हम बोलते हैं। उसमें इनलेट और आउटलेट था। इनलेट जहाँ से पानी अंदर आ रहा है, आउटलेट जहाँ से पानी बाहर जा रहा है। तो सप्लाई वाला जो भी पानी है वो इनलेट के थ्रू मोटर में आता है और आउटलेट से वो पानी पाइप के थ्रू फिर ऊपर टंकी में चला जाता है। ठीक है, इनलेट आउटलेट। ठीक वैसे ही इनपुट और आउटपुट, जो पानी अंदर आ रहा है वो इनपुट है, जो बाहर जा रहा है वो उसका आउटपुट होता है। अब यहाँ पर कार्डियक आउटपुट के बारे में बात हो रही है। कार्डियक मतलब हार्ट, हार्ट का आउटपुट, हार्ट से हार्ट में क्या आता है और क्या जाता है, तो ब्लड आता है और ब्लड जाता है। इम्प्योर ब्लड आता है, प्योर ब्लड बाहर जाता है। तो हार्ट से कितना ब्लड जा रहा है, कितना ब्लड बाहर निकलता है, वो कार्डियक आउटपुट कहलाता है। कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड फ्रॉम ईच वेंट्रिकल। वेंट्रिकल से कितना अमाउंट ऑफ ब्लड, कितना ब्लड बाहर निकलता है, वो कार्डियक आउटपुट है। यूजुअली इट मींस द लेफ्ट वेंट्रिकल। और जनरली जब हम कार्डियक आउटपुट के बारे में बात करते हैं तो हम लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई होता है। यूजुअली इट मीन्स द लेफ्ट वेंट्रिकल आउटपुट थ्रू ऑर्टा इनटू द वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी, क्योंकि वहाँ से पूरी बॉडी को, सारे ऑर्गन को ब्लड सप्लाई होता है। कार्डियक आउटपुट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बिकॉज द रेट ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी डिपेंड अपॉन द कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। क्यों कि अलग अलग जो ऑर्गन हैं, अलग अलग जो बॉडी के पार्ट हैं, वहाँ पर ब्लड फ्लो का रेट क्या होगा ये डिपेंड करता है कार्डियक आउटपुट पे। अब कार्डियक आउटपुट कितना होगा वो देख लेते हैं। तो कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब होता है एक स्ट्रोक में, यानी कि एक बीट में, एक हार्ट बीट में कितना ब्लड पंप हो रहा है, कितना ब्लड बाहर निकलता है, वो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। ड्यूरिंग ईच स्ट्रोक, यानी एक बीट में कितना ब्लड हार्ट से बाहर निकल रहा है, वो हो गया कार्डियक आउटपुट। हार्ट रेट यानी कि हार्ट एक मिनट में कितनी बार बीट करता है, हार्ट बीट कितनी है, और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, इनका हम गुणा करेंगे तो टोटल कार्डियक आउटपुट हमको समझ में आ जाएगा एक मिनट का। अब कार्डियक आउटपुट बराबर स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो होता है 70 ml ईच बीट, यानी एक बार जब एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जाता है, तो जो ब्लड है वो 70 ml होता है, यानी एक स्ट्रोक में, एक बीट में 70 ml ब्लड बाहर निकलता है हार्ट से। और हार्ट रेट नॉर्मल कितना है? 72 पर मिनट, 72 बीट्स पर मिनट होता है। तो कार्डियक आउटपुट कितना हो गया? अगर अपन बात करें एक मिनट के हिसाब से, 70 × 72 बराबर 5040 ml, यानी कि लगभग 5 लीटर कार्डियक आउटपुट है हमारा पर मिनट। अब एक और टर्म है कार्डियक रिजर्व। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड दैट कैन बी पम्प्ड आउट बाय द हार्ट अबव द नॉर्मल रेंज इज कॉल्ड कार्डियक रिजर्व। नॉर्मल रेंज के अलावा कितना मैक्सिमम अमाउंट हार्ट से पंप हो सकता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड हार्ट से पंप हो सकता है, वो कहलाता है कार्डियक रिजर्व। कार्डियक रिजर्व प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट ड्यूरिंग द कंडीशन लाइक एक्सरसाइज। दिस इज एसेंशियल टू विथस्टैंड द स्ट्रेस ऑफ एक्सरसाइज। अब होता क्या है कि जैसे हार्ट, हम समझते हैं हार्ट का काम क्या है? ब्लड पंप करना। ब्लड पंप करना यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि हमारे बॉडी को, टिश्यूज़ को एक्टिविटीज़ करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट सप्लाई करता है। जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जब हमारे शरीर को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, अब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी तो डिमांड कैसे पूरी होगी? हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, यानी कि कार्डियक आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा अमाउंट पंप करना होगा, वो होता है कार्डियक रिजर्व। कितना होगा, क्या होगा, वो डिपेंड करेगा किस प्रकार की एक्टिविटी आप कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप रेस्टिंग कंडीशन में है तो आपका जो कार्डियक आउटपुट है नॉर्मल है, 5 लीटर के आसपास है, चल रहा है, क्योंकि 72 बीट्स हो गई
और 70 ml आपका कार्डिक आउटपुट है, नॉर्मल है। तो लगभग 5 लीटर 1 मिनट में ब्लड पंप हो जाएगा। लेकिन जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, आप कोई गेम खेल रहे हैं, तब आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को या अलग अलग पार्ट्स में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी तो ऑक्सीजन की डिमांड पूरी कौन करेगा? हार्ट। हम गहरी गहरी सांस लेते हैं, ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं, हाँफते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा है। अब हमने अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू O2 ज़्यादा सांस ले ली, अब हार्ट को भी ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, हार्ट को अपना कार्डिक आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा, ताकि आपकी शरीर की जो भी ऑक्सीजन की डिमांड है उसको पूरा कर पाएँ। तो कार्डिक रिजर्व प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग द कार्डिक आउटपुट ड्यूरिंग द कंडीशन लाइक एक्सरसाइज। दिस इज एसेंशियल टू विथस्टैंड द स्ट्रेस ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की वजह से जो भी स्ट्रेस होता है उससे फाइट करने के लिए कार्डिक रिजर्व इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये कार्डिक आउटपुट बढ़ा देता है, जिससे आपकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी हो पाए। कार्डियक रिजर्व यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, और इसको जब हम बात करते हैं तो परसेंटेज में हम इसको मॉनिटर करते हैं। अब जो हमने यूनिट दी है वो परसेंट दी है। इन नॉर्मल यंग हेल्दी एडल्ट कार्डियक रिजर्व 300 to 400%, 300 से 400 गुना ज़्यादा होता है। इन ओल्ड एज इज़ अबाउट 200 to 250%। इट इज़ इंक्रीज टू 500 to 600 इन एथलीट्स। तो नॉर्मली कितना होता है कार्डियक रिजर्व? 300 से 400% होता है। ओल्ड एज पर्सन में 200 से 250% होगा, और जो एथलीट्स होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, उनमें 500 से 600% तक होता है। इन कार्डियक डिसीज़ कार्डियक रिजर्व इज़ मिनिमम और नील। और जब कार्डियक डिसीज़ होती हैं, हार्ट की कोई डिसीज़ होती है, तो उन कंडीशन में जो कार्डियक रिजर्व है वो एकदम मिनिमम या नील मतलब ख़त्म, बिल्कुल शून्य हो जाता है। तो बात करते हैं वेरिएशन इन कार्डियक आउटपुट, यानी कि कार्डियक आउटपुट कब कम या ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले देखेंगे फिजियोलॉजिकल वेरिएशन, जिसमें पहला है एज। इन चिल्ड्रन कार्डियक आउटपुट इज लेस बिकॉज ऑफ द लेस ब्लड वॉल्यूम। बच्चों में ब्लड वॉल्यूम या ब्लड का जो अमाउंट है वो कम होता है, इसलिए कार्डियक आउटपुट भी कम होता है। इन फीमेल्स कार्डियक आउटपुट इज लेस। बॉडी बिल्ड, ग्रेटर द बॉडी बिल्ड मोर इज कार्डियक आउटपुट। जितना बॉडी बिल्ड ज़्यादा होगा उतना ही कार्डियक आउटपुट भी ज़्यादा होगा। डायरेनल वेरिएशन, कार्डियक आउटपुट इज लो इन अर्ली मॉर्निंग एंड इंक्रीज इन अ डे टाइम। तो जो हम सो के उठते हैं या सुबह के समय कार्डियक आउटपुट कम होता है, फिर समय के साथ ये दिन के साथ बढ़ता जाता है। एनवायरमेंटल टेम्परेचर, मॉडरेट चेंज इन टेम्परेचर डज नॉट अफेक्ट द कार्डियक आउटपुट। इंक्रीज इन टेम्परेचर अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस राइज द कार्डियक आउटपुट। अगर मॉडरेट चेंज हो रहा है टेम्परेचर में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर 30 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तब कार्डियक आउटपुट में फ़र्क आता है या बढ़ जाता है। इमोशनल कंडीशन, एंजाइटी या एक्साइटमेंट वाली कंडीशन है, उस स्थिति में भी कार्डियक आउटपुट लगभग 50 से 100% बढ़ जाता है। ध्यान रखिए, जब जब भी हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा ही, कोई भी कंडीशन हो। आफ्टर मील्स, ड्यूरिंग फर्स्ट आवर आफ्टर टेकिंग मील कार्डियक आउटपुट इज इंक्रीज्ड। तो जब हम खाना खाते हैं उसके 1 घंटे के बाद कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। एक्सरसाइज, कार्डियक आउटपुट इज इंक्रीज्ड डिपेंडिंग अपॉन सीवियरिटी ऑफ एक्सरसाइज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो कार्डियक आउटपुट एक्सरसाइज के समय बढ़ जाता है, डिपेंड करता है किस प्रकार की आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। सीवियर एक्सरसाइज है, मॉडरेट एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप स्ट्रेचिंग करते हैं, योगा करते हैं, तो उसमें हार्ट रेट उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है या कार्डियक आउटपुट उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है। लेकिन जब आप जॉगिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जिनको हम कार्डियो एक्सरसाइज बोलते हैं, तो कार्डियो एक्सरसाइज में कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। हाई एल्टीट्यूड मतलब कि हम जब ऊंचाई पर जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं। इन हाई एल्टीट्यूड द कार्डियक आउटपुट इज इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ द सिक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, ऊंचाइयों पर जाते हैं, जितना ऊपर जाते हैं उतना ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। अब ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लेकिन शरीर में तो डिमांड जितनी है उतनी ही है, या आप चढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपका ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ेगी। तो ऐसी कंडीशन में भी कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द लेटर मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि 7th, 8th, 9th मंथ में कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है लगभग 45 से 60%। स्लीप, कार्डियक आउटपुट इज स्लाइटली रिड्यूस्ड और अनअल्टर्ड ड्यूरिंग स्लीप। तो कार्डियक आउटपुट जब हम सोते हैं तो हल्का सा कार्डियक आउटपुट कम होता है या अनअल्टर्ड, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं होता है।
तो हमने फिजियोलॉजिकल वेरिएशन देख ली है। अब हम बात करेंगे पैथोलॉजिकल वेरिएशन के बारे में। पैथोलॉजिकल या पैथोलॉजी मतलब क्या है, डिसीज़ कंडीशन में। तो कुछ डिसीज़ ऐसी होती है जिनमें कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, कुछ डिसीज़ ऐसी है जिनमें कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। तो उनको एक एक करके देख लेते हैं। इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, पहले हम ऐसे डिसीज देखने वाले हैं जिनमें कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। कार्डियक आउटपुट इज इंक्रीज इन द फॉलोइंग कंडीशन, कौन कौन सी है? पहली है एनीमिया। कार्डियक आउटपुट इज इंक्रीज ड्यू टू हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया एक कंडीशन होती है जिसमें टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ऑक्सीजन की कमी हुई, उसको पूरा करने के लिए फिर कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। तो एनीमिया जिसमें कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म, ड्यू टू इंक्रीज्ड बेसल मेटाबॉलिज्म कार्डियक आउटपुट इज इंक्रीज्ड। अब हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म दो अलग अलग डिसीज़ हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म में थायराइड हार्मोन हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाते हैं। थायराइड हार्मोन का मेनली जो काम है वो क्या है? BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, उसको मेंटेन करके रखना। थायराइड हार्मोन अगर ज़्यादा है तो आपका BMR बढ़ जाएगा। BMR बढ़ जाएगा, शरीर में या जो हमारी फिजियोलॉजिकल जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ जाती है। बार बार उनको भूख लगती है, खाना जल्दी पच जाता है, पसीना बहुत आता है, स्वेटिंग होती है, क्योंकि फिजियोलॉजी जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट है। तो ऐसी कंडीशन में, हाइपरथायरॉयडिज्म वाली कंडीशन में, कार्डिक जो हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, इस वजह से कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है, शरीर में एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, इसलिए कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। उसके बाद है डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, यानी वो डिसीज जिनमें कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट इज डिक्रीज इन फॉलोइंग कंडीशन, पहली है हाइपोथायरॉयडिज्म। अब यहाँ पर क्या हो गया? थायराइड हार्मोन की कमी है। थायराइड हार्मोन की कमी है तो BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट भी कम हो जाएगा। मेटाबॉलिक रेट भी कम हो जाएगा, यानी उतनी एक्टिविटीज़ शरीर में नहीं होंगी जितनी नॉर्मली होती है, इसलिए कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन को कंडीशन है जब हमारे हार्ट में जो चैम्बर्स है उसमें फिलिंग कंप्लीट नहीं होती है, अच्छे से नहीं होती है। फिलिंग अच्छी नहीं होगी तो आउटपुट, यानी मतलब इनपुट कम है तो आउटपुट भी कम ही होगा, तो एट्रियल फिब्रिलेशन। फिर इनकम्प्लीट हार्ट ब्लॉक, कोरोनरी स्क्लेरोसिस और मायोकार्डियल डिजेनरेशन। कार्डियक आउटपुट इज डिक्रीज बिकॉज ऑफ द डिफेक्टिव पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। तो ये जो बीमारियां हैं इनमें पंपिंग एक्शन अफेक्ट हो जाता है। पंपिंग एक्शन अफेक्ट होगा तो कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। ये डिसीज़ वगैरह है इसलिए ज़्यादा डिटेल में बता नहीं रहा हूँ, ये आपको नेक्स्ट ईयर जब आप आएंगे शायद 3rd सेम में, और जो ईयर वाइज है तो उनके 2nd ईयर में जो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, उसमें इनको डिटेल में समझेंगे। फिर कंजस्टिव कार्डियक फेलियर, ये भी कार्डियोवैस्कुलर एक डिसीज़ है जो भी हम बाद में डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट ईयर में। कंजस्टिव कार्डियक फेलियर में क्या हो रहा है? कार्डियक आउटपुट इज लेस बिकॉज ऑफ वीक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कम होगा तो आउटपुट अपने आप कम ही होगा। शॉक, कार्डियक आउटपुट इज डिक्रीज या रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ पुअर पंपिंग एंड सर्कुलेशन। अगर ब्लड अमाउंट ही कम है, शॉक वाली कंडीशन में है। अब शॉक, यहाँ पे शॉक की बहुत सारी कैटेगरी होती है, अलग अलग टाइप के शॉक होते हैं। कार्डियोजेनिक शॉक है, हाइपोवोल्यूमिक शॉक है। तो इसमें एक्चुअली अगर हम जनरली बात करें तो अगर जो अमाउंट ऑफ ब्लड है वो हमारे शरीर में अगर कम हो गया, जैसे हेमोरेजिक शॉक भी होता है, एक हाइपोवोल्यूमिक शॉक होता है जिसमें फ्लूइड यानी ब्लड कम हो जाता है। ब्लड कम होगा तो कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। फिर है हेमरेज। हेमरेज यानी एक्सेसिव ब्लीडिंग, शरीर से बहुत ज़्यादा खून का बह जा रहा है। बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड ब्लड वॉल्यूम कार्डियक आउटपुट इज लेस। अब बात करते हैं साउंड के बारे में, हार्ट साउंड के बारे में। द मैकेनिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल प्रोड्यूस सम साउंड विच आर कॉल्ड हार्ट साउंड। जो हमने कार्डियक साइकिल के बारे में समझा था, उसमें जो मैकेनिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, उन मैकेनिकल एक्टिविटीज़ के दौरान कुछ साउंड प्रोड्यूस होते हैं, उन साउंड को हम हार्ट साउंड बोलते हैं। जनरली हार्ट साउंड आर प्रोड्यूस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ, जो जनरली हार्ट साउंड होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, वो किस चीज़ के मूवमेंट से होते हैं? ब्लड थ्रू द चैम्बर ऑफ द हार्ट, ब्लड फ्लो होता है जब चैम्बर्स में, उसकी वजह से होता है। कार्डियक मसल से, और जो हार्ट में वॉल्व होते हैं उनकी वजह से हार्ट साउंड प्रोड्यूस होते हैं। द हार्ट साउंड कैन बी हेयर्ड बाय द प्लेसिंग द ईयर over the chest or by using the stethoscope or microphone. These sound can also be recorded graphically. जो हार्ट साउंड है उनको हम चेस्ट पे कान रख के सुन सकते हैं। इसके अलावा स्टेथोस्कोप यूज़ करके, माइक्रोफोन यूज़ करके भी सुन सकते हैं, और इन साउंड को ग्राफिकली भी रिकॉर्ड किया जा सकता है या किया जाता है। फिर बात करेंगे डिफरेंट हार्ट साउंड, कितने प्रकार के हार्ट साउंड होते हैं अलग अलग। तो 4 हार्ट साउंड आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। वैसे आपने 2 के नाम सुने होंगे लाउड अप, लेकिन हार्ट साउंड 4 प्रकार के होते हैं। द फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड आर मोर प्रोमिनेंट एंड रिजेंबल द स्पोकन वर्ड लव
एंड डब रिस्पेक्टिवली। पहला और दूसरा जो हार्ट साउंड है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, सुनाई भी पड़ता है अच्छे से, और जो हम शब्द बोलते हैं लब और डब, उसके जैसे इनका साउंड आता है। दिस टू हार्ट साउंड कैन बी हेयर्ड बाय यूजिंग द स्टेथोस्कोप, और ये दोनों हार्ट साउंड को हम स्टेथोस्कोप के थ्रू सुन सकते हैं। थर्ड हार्ट साउंड इज अ माइल्ड साउंड, इट कैन नॉट बी हेयर बाय यूजिंग स्टेथोस्कोप, इट इज़ हेयर्ड बाय यूजिंग अ माइक्रोफोन। तो जो थर्ड हार्ट साउंड है बहुत माइल्ड होता है, उसको हम स्टेथोस्कोप के जरिए नहीं सुन सकते हैं, उसके लिए हमको माइक्रोफोन यूज़ करना पड़ेगा। फोर्थ हार्ट साउंड इज इनऑडिबल, दिस साउंड कैन बी स्टडीड ओनली द ग्राफिक रजिस्ट्रेशन फोनोकार्डियोग्राम। तो जो फोर्थ हार्ट साउंड है वो इनऑडिबल है, उसको किसी भी तरीके से नहीं सुना जा सकता है, इसको केवल हम ग्राफिक रजिस्ट्रेशन या जो ग्राफ है उसमें ही देख सकते हैं। जैसे फोनोकार्डियोग्राम एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें हम चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ट साउंड। अब हार्ट साउंड क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर हार्ट साउंड सही नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब वॉल्व में कुछ ना कुछ डिसीज़ है, बीमारी है। द स्टडी ऑफ हार्ट साउंड हैज़ इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक वैल्यू इन क्लिनिकल प्रैक्टिस बिकॉज द हार्ट साउंड आर अल्टर्ड ड्यूरिंग कार्डियक डिसीज इन्वॉल्विंग द वॉल ऑफ द हार्ट। तो क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए हार्ट साउंड की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। क्लिनिकल प्रैक्टिस मतलब हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, जहाँ पे भी हम प्रैक्टिस करते हैं, पेशेंट के साथ काम करते हैं। जब भी कोई भी कार्डियक डिसीज़ होती है या जो वेल्वुलर डिसीज़ होती है, वेल्वुलर डिसीज़ मतलब होता है हार्ट के वॉल्व की डिसीज़, तो ऐसी कंडीशन में हार्ट साउंड अल्टर हो जाता है। तो एक टेबल बनाई है मैंने, टेबल के जरिए हम देख लेते हैं कितने हार्ट साउंड हैं, वो कब होते हैं और क्यों होते हैं और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो ऊपर से शुरू करते हैं। पहला देखिए फर्स्ट हार्ट साउंड कब आता है? आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन और एजेक्शन पीरियड, जो कार्डियक साइकिल के हिसाब से। ये क्यों होता है? क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, एवी वॉल्व जब बंद होते हैं तब आवाज़ आती है लब। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लॉन्ग सॉफ्ट लो पिच्ड रिसेंबल द वर्ड लब, तो जो साउंड आता है वो लब प्रोनाउंस होता है। सेकेंड हार्ट साउंड प्रोटोडायस्टोल एंड पार्ट ऑफ आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, क्यों होता है? क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व जब बंद होते हैं तब, और डब साउंड प्रोड्यूस होता है। फिर थर्ड हार्ट साउंड कब आता है? रैपिड फिलिंग जब हो रही है तब। रशिंग ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल, रैपिड फिलिंग होती है जब वेंट्रिकल में ब्लड आता है, तो एकदम से जब ब्लड फ्लो होता है, भरता है, उस ब्लड के भरने की आवाज़ आती है। थर्ड लो पिच साउंड होता है, इसको हम स्टेथोस्कोप्स के थ्रू नहीं सुन पाएंगे, सिर्फ माइक्रोफोन के थ्रू सुन सकते हैं। फोर्थ हार्ट साउंड कब होता है? एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे, जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियल मस्कुलेचर में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तब, और ये इनऑडिबल है, इसको सिर्फ ग्राफ में ही देखा जा सकता है। अब बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर बहुत टफ चीज़ नहीं है। अब आप सोचिए कि जितनी भी हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, पाइप है, उसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है। तो जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो ब्लड वेसल की वॉल पे कितना प्रेशर डाल रहा है वो होता है ब्लड प्रेशर, जिसको हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। सिस्टोलिक जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है, ब्लड पंप होता है, या कार्डियक आउटपुट 70 ml ब्लड बाहर आया, पूरी बॉडी में सप्लाई हो गया, तब प्रेशर ज़्यादा आएगा, तब ब्लड ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। और जब जो वेव है, जो ब्लड पंप हुआ, वो नहीं होगा तो प्रेशर कम पड़ेगा। वही चीज़ होती है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ एन आर्टरी बाय फ्लोइंग ब्लड अंडर प्रेशर फ्रॉम द हार्ट। तो ब्लड प्रेशर क्या है? जो हमारी ब्लड वेसल है, आर्टरी है, उसमें जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो वेसल की वॉल पे कितना दबाव डाल रहा है, कितना प्रेशर डाल रहा है, वो होता है ब्लड प्रेशर। आर्टीरियल ब्लड प्रेशर इन द सिस्टमेटिक ऑफ आर्टरी इन द बॉडी इज़ गुड इंडिकेटर फॉर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। तो अगर हम जैसे आप TPR BP हम लेते हैं, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ये वाइटल साइन होते हैं। वाइटल मतलब क्या होता है? वाइटल मतलब होता है जैविक मतलब जिंदा। तो ये एक गुड साइन होता है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ का। अगर ब्लड प्रेशर अच्छा है तो आपकी हार्ट की हेल्थ अच्छी है। ब्लड फ्लो थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम बिकॉज ऑफ प्रेशर चेंज, इट मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। तो ब्लड हमारे पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लो होता है प्रेशर चेंज की वजह से, प्रेशर की वजह से। इट मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हाई प्रेशर, जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है वहाँ से जहाँ प्रेशर कम है उस एरिया में ब्लड फ्लो होता है, उस डायरेक्शन में ब्लड फ्लो। ब्लड प्रेशर इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। ब्लड प्रेशर 2 टाइप का होता है। पहला है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर,
When the left ventricle contract and push the blood into the aorta, the pressure produced is called systolic blood pressure. Its value is 120 mmHg. जब लेफ्ट वेंट्रिकल, जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होता है एरोटा के थ्रू पूरे शरीर में, तो जो प्रेशर प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसकी वैल्यू है नॉर्मल 120 mmHg। दूसरा है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। व्हेन कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल अकर, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, जब हार्ट रिलैक्स करता है, व्हेन कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल अकर एंड हार्ट इज रेस्टिंग आफ्टर पुशिंग द ब्लड, जब हार्ट ने ब्लड पंप कर दिया और हार्ट रेस्ट करता है, वो वाली कंडीशन में द प्रेशर विद इन द आर्टरीज इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। तो जब हार्ट रिलैक्सेशन कंडीशन में होता है तब हमारी आर्टरी में जो प्रेशर या दबाव बनता है उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। इट इज़ 80 mmHg और ये होता है 80। द ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय द स्फिग्नोमैनोमीटर। जो बीपी इंस्ट्रूमेंट है, बीपी मशीन जिसको हम बोलते हैं, वो एक्चुअली उसका सही नाम जो है वो है स्फिग्नोमैनोमीटर। और स्फिग्नोमैनोमीटर के थ्रू हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। नॉर्मली सिस्टोलिक 120 mmHg और डायस्टोलिक 80 mmHg होता है। ब्लड प्रेशर इज रिकॉर्डेड विद द सिस्टोलिक रीडिंग बिफोर द डायस्टोलिक। तो जो ब्लड प्रेशर हम रिकॉर्ड करते हैं तो पहले हम सिस्टोलिक लिखते हैं और फिर उसके बाद डायस्टोलिक लिखते हैं। तो सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80। द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज द पल्स प्रेशर। तो कभी कभी ये आ जाता है पॉइंट, एक दो उसमें 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, या वाइवा में पूछ लेते हैं कि पल्स प्रेशर क्या होता है। तो आप सोचते हैं कि ये हमने तो पल्स पढ़ी है, ब्लड प्रेशर पढ़ा है, पल्स प्रेशर नाम की चीज़ तो हमने सुनी ही नहीं है। तो ये वाइवा का क्वेश्चन है और कभी 1-2 नंबर में डेफिनेशन में आ जाता है। पल्स प्रेशर क्या होता है एक्चुअली? द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड पल्स प्रेशर। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच में जितना डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं पल्स प्रेशर। जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर ऑफ 120 mmHg, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 mmHg हमने किसी का रिकॉर्ड किया तो इसका पल्स प्रेशर कितना होगा? 40 mmHg। मतलब सिस्टोलिक में से डायस्टोलिक को हमने माइनस कर देना है। तो बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, यानी कि असर डालते हैं, प्रभाव डालते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर इज डिटरमाइंड मेनली बाय द कार्डियक आउटपुट, ब्लड वॉल्यूम एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है कि कार्डियक आउटपुट कितना है, ब्लड वॉल्यूम कितना है और पेरिफेरल रेजिस्टेंस कितना है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस मतलब होता है जो सुपरफिशियल रेजिस्टेंस हमारी बॉडी का लगता है वो। तो फर्स्ट जो है वो है ब्लड वॉल्यूम। ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में ब्लड वॉल्यूम कितना है, ब्लड का अमाउंट कितना है, उस पर ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ हेमोरेजिक शॉक और डिहाइड्रेशन। अब हेमोरेजिक शॉक मतलब क्या हो गया? एक्सेसिव ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा शरीर से खून निकल गया है। डिहाइड्रेशन मतलब जो फ्लूइड है हमारे शरीर का वो कम हो गया है। तो देयर इज़ अ सीवियर लॉस ऑफ ब्लड दैट विल लीड टू डिक्रीज ब्लड इन आर्टरी। तो जैसे ही फ्लूइड कम होगा या ब्लड कम होगा हमारे शरीर में, दैट विल लीड टू डिक्रीज ब्लड इन द आर्टरी। तो उसकी वजह से आर्टरी, जो आर्टेरियल सिस्टम है उसमें ब्लड कम जाएगा। ब्लड कम जाएगा तो ब्लड प्रेशर कम होगा, कॉज लो ब्लड प्रेशर। वेयर द कंडीशन लाइक हाई सॉल्ट इंटेक। और वहीं अगर आपकी कंडीशन है जैसे कि आपने ज़्यादा नमक जो खाते हैं, हाई सॉल्ट इंटेक करते हैं, इट विल लीड टू वाटर रिटेंशन। जितना नमक खाएंगे उतना वाटर रिटेंशन होगा, जितना वाटर रिटेंशन होगा उतना ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इसलिए ध्यान रखिए, अगर आपके घर में भी कोई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट हैं जिनको हाई बीपी की समस्या है, ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट 2 टाइप के होते हैं, हाइपो वॉल्यूम वाले और हाइपर वॉल्यूम वाले। हाइपर जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, हाइपो जिनका ब्लड प्रेशर कम रहता है। तो अगर ऐसे कोई पर्सन आपके घर में है जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो कोशिश करिए कि वो नमक कम से कम खाएं, क्योंकि वो जितना नमक खाएंगे उतना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। बीपी की दवाई तो आप खा लेंगे, ब्लड प्रेशर की दवाई आपने खा ली कम करने के लिए, फिर नमक खाएंगे तो और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अब कई बार ऐसे पेशेंट जो रहते हैं ना, वो बोलते हैं कि हम तो नमक खाते नहीं है। एक्सेसिव नमक तो कोई भी नहीं खाता है। ऐसा थोड़ी कि अपन ने बहुत सारा नमक डाल के और पूरा खाने को जो है वो खारा कर लिया फिर खा रहे हैं, ऐसा कोई नहीं करता है। लेकिन हम जो भी फूड खाते हैं ना, उनसे हमारे शरीर में एक्सेसिव सॉल्ट पहुंच जाता है। अब जैसे आपको अगर आइडिया हो या आपने कभी देखा हो या बनाया हो, तो आप जानते हैं कि जब अचार बनता है, पिकल जब बनता है, उसमें बहुत सॉल्ट डलता है, बहुत नमक डलता है। तो जो अचार बहुत ज़्यादा खाते हैं, एक्सेसिव सॉल्ट इंटेक कहाँ कहाँ से होती है वो बता रहा हूँ। अचार जो ज़्यादा खाते हैं, नमकीन जो ज़्यादा खाते हैं, ये एक्सेसिव सॉल्ट हमारे शरीर में चला जाता है। तो जब भी अगर आपके यहाँ पे कोई पेशेंट है, ध्यान रखिएगा उनका।
नमक को लेके। दूसरा है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल पर मिनट। इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट कॉज इंक्रीज इन बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। कार्डियक आउटपुट अगर बढ़ा तो 70 ml है, अगर 70 ml कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो वो 100 ml हो सकता है, 120 ml हो सकता है। अब 100 ml 120 ml अगर स्ट्रोक वॉल्यूम हुआ तो ब्लड प्रेशर अपने आप बढ़ जाएगा, दोनों सिस्टोलिक भी और डायस्टोलिक भी। एज, अ पर्सन ब्लड प्रेशर रीडिंग टेंड टू इंक्रीज एज ही ग्रो ओल्डर। ब्लड प्रेशर की रीडिंग जो है समय के साथ धीरे धीरे बढ़ती जाती है, जैसे ओल्ड एज में ब्लड प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहता है। जेंडर, मैन टेंड टू हैव हाई ब्लड प्रेशर देन वुमन इन द सेम एज। तो अगर सेम एज की मैन और वुमन मेल फीमेल हैं तो मेल का जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। फिजिकल फिटनेस, पीपल हु आर फिजिकली फिट टेंड टू हैव मोर नॉर्मल ब्लड प्रेशर देन द पीपल हु आर नॉट ऑफ शेप। जो लोग फिजिकली फिट होते हैं उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है अगर हम कंपेयर करें जो कि शेप में नहीं है। नेक्स्ट, ओबेसिटी। पीपल हु आर ओवरवेट यूजुअली हैव हाई ब्लड प्रेशर देन दे वुड इफ देयर वेट वाज क्लोज टू देयर आइडियल वेट। जो शरीर का वजन है, जो बॉडी वेट होता है, वो होता है हमारी हाइट के अकॉर्डिंग, है ना। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 50 किलो या 50 kg वजन आइडियल है, 60 kg वजन आइडियल है, 70 kg वजन आइडियल है, ऐसा नहीं होता है। BMI निकालते हैं हम, हाइट और वेट के अकॉर्डिंग BMI निकाला जाता है, तो उससे आइडियल वेट की एक रेंज डिसाइड होती है कि भाई वेट आपका इतनी से इतनी रेंज में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका वेट रेंज से ज़्यादा है तो आप ओबेसिटी क्लास में है, ओवर वेट क्लास में है। ओवर वेट एक्चुअली नॉर्मल वेट रेंज होती है, फिर आती है ओवर वेट की कैटेगरी, फिर आती है ओबेसिटी क्लास 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे ऐसे करके बढ़ता जाता है। तो अगर आपका वेट नॉर्मल रेंज में है तो आपका ब्लड प्रेशर अच्छा रहेगा, लेकिन आपका वेट नॉर्मल रेंज में नहीं है, उससे ज़्यादा है, बढ़ा हुआ है, आप ओवर वेट में है, ओबेसिटी में है, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आएगा। पेन, द ब्रेन में रिस्पॉन्स टू पेन बाय इंक्रीजिंग द रेट एंड स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट बीट। द इंक्रीज्ड रेट increase the amount of oxygen available to the muscle for producing energy. It also result in the increased blood pressure. ये लास्ट लाइन में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। तो जब भी पेन वाली कंडीशन आती है, द ब्रेन में रिस्पॉन्ड टू पेन बाय इंक्रीजिंग द रेट, तो ब्रेन रिस्पॉन्स करता है हार्ट बीट को बढ़ाने के लिए, या हार्ट बीट बढ़ जाती है। हार्ट बीट बढ़ जाती है तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है इमोशन। फियर, वरी, एक्साइटमेंट, सिमिलर इमोशन कैन रिजल्ट इन हाई ब्लड प्रेशर। जब आपको डर लगता है, आपको चिंता होती है, एक्साइटमेंट होता है, या उसी प्रकार के कुछ इमोशंस होते हैं, तो उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है। द ब्रेन में रिएक्ट टू दिस इमोशन इन द बेसिकली द सेम वे दैट इट रिएक्ट टू द पेन। तो जैसे पेन के लिए हमारा ब्रेन रिएक्ट करता है, ठीक वैसे इमोशन के लिए भी हमारा ब्रेन रिएक्ट करता है और ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है। होता क्या है कि जब भी ये जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं इनकी वजह से, पेन की वजह से, इमोशन की वजह से, तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है तो कार्डियक आउटपुट बढ़ता है। कार्डियक आउटपुट बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। नेक्स्ट है ग्रेविटी। इफ़ अ पर्सन इज स्टैंडिंग, द ब्लड प्रेशर ऑफ द आर्टरी इन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी विल बी ग्रेटर दैट द प्रेशर इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो अगर हम एक्चुअली ब्लड प्रेशर अलग अलग कंडीशन में हम लेते हैं तो ग्रेविटी भी थोड़ा सा असर डालती है ब्लड प्रेशर में। तो अगर कोई पर्सन खड़ा है, द ब्लड प्रेशर ऑफ द आर्टरी इन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी विल बी ग्रेटर। तो जो लोअर पार्ट है हमारी बॉडी का, वहाँ पर ब्लड प्रेशर ज़्यादा आएगा अगर हम कंपेयर करें अपर पार्ट से। तो एक्सरसाइज, फिर वही ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, वही वाला लॉजिक है। A person blood pressure is greater during and just after the exercising because the heart beats are faster in order to supply additional oxygen to the muscles. एक्सरसाइज करेंगे, स्पोर्ट्स कर रहे हैं कुछ भी, तो आपको एडिशनल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। फिर वही लॉजिक है, ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा रेस्पिरेशन, फिर आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट डिसीज, ऑलमोस्ट एवरी डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द आर्टरी ऑफ रीनल, यानी हमारी किडनी, रीनल सिस्टम, विल रिजल्ट इन अ हाई ब्लड प्रेशर। डिसीज दैट वीकन द हार्ट विल यूजुअली रिजल्ट इन अ लोअर ब्लड प्रेशर। तो
तो कोई भी डिसीज़ है जो कि हमारे रीनल सिस्टम को, हमारे किडनी, यूरोनेफ्र वाला जो सिस्टम है उसको अगर अफेक्ट करती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि किडनी का काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाना। अब किडनी की अगर कोई डिसीज़ है तो ब्लड फिल्टर करके यूरिन फॉर्मेशन वाला जो प्रोसेस है वो कम होगा तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। डिसीज़ दैट वीकन द हार्ट विल यूजुअली रिजल्ट इन द लोअर ब्लड प्रेशर, और ऐसी डिसीज़ जो कि हार्ट को कमज़ोर कर रही हैं तो ऐसी कंडीशन में ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ड्रग्स डिजाइन टू स्ट्रेंथन द एक्शन ऑफ द हार्ट सच एज डिजिटालिस विल कॉज द पेशेंट ब्लड प्रेशर टू राइज। ड्रग दैट कॉज द आर्टरी बिकम स्मॉलर इन डायमीटर, जिनको वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर बोलते हैं, विल ऑल्सो कॉज द पेशेंट ब्लड प्रेशर टू राइज। ड्रग दैट कॉज द पेशेंट आर्टरीज टू बिकम द लार्जर इन डायमीटर, वैसोडायलेटर, विल डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो कुछ ड्रग्स हैं जो कि डिज़ाइन होती हैं कि वो हार्ट के एक्शन को बढ़ाएं, जैसे कि डिजिटालिस होती है, हार्ट का पंपिंग एक्शन बढ़ाती हैं, तो पंपिंग एक्शन बढ़ाएंगी तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि आर्टरी को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करती हैं, यानी वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करती हैं, जिनको हम वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर बोलते हैं। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर मतलब वैसो मतलब वेसल्स, कॉन्स्ट्रिक्टर मतलब उनको कॉन्स्ट्रिक्ट, सिकुड़ने का काम करती है। अब सिकुड़ने का काम करेगा तो क्या होगा, जो अंदर ल्यूमन है, जो डायमीटर है जिससे ब्लड फ्लो होना था वो कम हो जाएगा। अब ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, डायमीटर कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। फिर ड्रग्स दैट कॉज द पेशेंट आर्टरी टू बिकम लार्जर इन डायमीटर कॉल्ड वैसोडायलेटर विल डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। ऐसी ड्रग्स जो कि आर्टरीज का डायमीटर या जो ल्यूमन है उसको चौड़ा कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। तो अब ब्लड प्रेशर मतलब क्या था, जो ब्लड आर्टरी की वॉल पे जो दबाव डाल रहा है। अब आर्टरी चौड़ी हो गई है, आर्टरी का जो रास्ता है वो काफ़ी फैल गया है तो ब्लड को फ्लो होने के लिए जगह ज़्यादा मिल गई। अब जगह ज़्यादा मिल गई तो प्रेशर कम डालेगा। तो इस वजह से जो भी वैसोडायलेटर ड्रग्स होती हैं वो अगर पेशेंट लेता है तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। फिर कुछ प्रिंसिपल हैं बीपी मॉनिटरिंग के कि कैसे बीपी मॉनिटर करना चाहिए आपके सिलेबस के हिसाब से। द पेशेंट आर्म मस्ट बी एट द लेवल ऑफ द हार्ट। इफ द आर्म इज बिलो द हार्ट फॉल्स एलिवेटेड प्रेशर ऑब्टेंड। इफ द आर्म इज अबव द हार्ट फॉल्स लोअर ब्लड प्रेशर आर ऑब्टेंड। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर ले तो उसका आर्म जो है वो उसके चेस्ट के लेवल पर होना चाहिए। अगर आर्म नीचे होता है या ऊपर होता है हार्ट लेवल से तो फॉल्स ब्लड प्रेशर आप ले पाएंगे या ले लेंगे। द आर्म शुड बी सपोर्टेड ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसीजर टू प्रिवेंट द एलिवेशन ड्यू टू मसल कॉन्ट्रैक्शन यूज्ड टू मेंटेन द पोजीशन। तो आर्म जो भी है, जिस आर्म से हम ब्लड प्रेशर ले रहे हैं उसको सपोर्ट होना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा फॉल्स आ सकता है। The cuff and stethoscope should be placed directly on the skin. Light pressure should be applied when placing the stethoscope over the artery. तो जो कफ होता है स्फिग्नोमेनोमीटर का उसको सीधा स्किन पे ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छे से आपको रीडिंग मिलेगी। स्टेथोस्कोप को भी हमको डायरेक्ट स्किन पे ही लगाना है। स्किन पे लगा के थोड़ा सा हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छे से साउंड सुनाई देगा। The cuff should be quickly deflated to zero once the last measurement is heard. वेट अ मिनिमम 30 सेकेंड बिफोर मेजरिंग द ब्लड प्रेशर अगेन। तो जैसे ही आपने मेजरमेंट ले लिया है, मेजरमेंट करने के बाद उसको तुरंत डिफ्लेट कर दें यानी उसकी हवा निकाल दें। 30 सेकेंड वेट करने के बाद आप दोबारा मेजरमेंट कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम पल्स के बारे में। पल्स इज इंडेक्स ऑफ हार्ट रेट एंड रिदम। पल्स इज द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट। पल्स क्या है, नथिंग, जैसा कि अभी हमने बात करी सिस्टोलिक डायस्टोलिक कार्डिक आउटपुट के बारे में। कार्डिक आउटपुट ब्लड निकलता है वेंट्रिकल से, पूरी आर्टरीज में जाता है। आर्टरीज में जाता है तो एक वेव जैसा जाता है, वो पूरा एक लहर जैसा, तो उसको हम फील कर सकते हैं अलग अलग जगहों पे। तो वही होती है पल्स। तो पल्स फील करके हम पता लगा सकते हैं कि हार्ट अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि जितना प्रोमिनेंट पल्स आएगी मतलब आपका कार्डिक आउटपुट अच्छा है। अब पल्स इज एन इंडेक्स ऑफ द हार्ट रेट एंड रिदम। आपको रिदम भी मालूम चल जाती है कि रिदम कैसी चल रही है। रिदम मतलब क्या होता है, जैसे कार्डिक रिदम होती है। रिदम मतलब होता है एक लय। जैसे हम आप कभी सुनेंगे ना तो एक साउंड आएगा आपको, जो हार्ट साउंड है वो रिदम में ही आता है, लव डब लव डब लव डब, उसको हम बोलते हैं रिदम।
और ये एक्चुअली पेशेंट की कंडीशन को असेस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। रिदम अच्छी होनी चाहिए। रिदम अगर गड़बड़ है तो समझ जाओ कि कुछ अरिदमिया टाइप कंडीशन एक होती है। अरिदमिया एक हार्ट डिसीज़ होती है जिसमें पेशेंट के हार्ट की जो रिदम है वो अल्टर हो जाती है। पेशेंट का जो हार्ट साउंड है वो सही नहीं आता है, जिससे हमको समझ में आता है पेशेंट को अरिदमिया हुआ है, और ये कई दूसरी कार्डियक डिसीज़ भी कर सकता है। With each beat, the heart left ventricle contract and force blood into the aorta. This forceful ejection of the blood produce a wave that is transmitted through the artery to the periphery of the blood or to the body. तो जैसे ही हार्ट बीट करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है और फोर्सफुली ब्लड एजेक्ट होता है एरोटा में, एरोटा से फिर पूरी बॉडी में, और दिस फोर्सफुल इजेक्शन ऑफ ब्लड प्रोड्यूस अ वेव। तो ये जो फोर्सफुल इजेक्शन होता है एक वेव, एक लहर प्रोड्यूस करता है जो कि पूरी बॉडी को ट्रांसमिट हो जाती है, पूरी बॉडी को आर्टरी के थ्रू ट्रांसमिट हो जाती है। द पल्स इज अ ट्रांजिट एक्सपेंशन ऑफ द आर्टरी रिजल्टिंग फ्रॉम इंटरनल प्रेशर चेंज। तो पल्स का है एक ट्रांजिट एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब होता है फैलना, चौड़ा होना। तो आर्टरी थोड़ी सी फैलती है, चौड़ी होती है। रिजल्टिंग फ्रॉम क्यों होती है? फ्रॉम इंटरनल प्रेशर चेंज, क्योंकि जो आर्टरी है उसके इंटरनली, उसके अंदर प्रेशर चेंज होता है। फैक्टर अफेक्टिंग द पल्स रेट, तो कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कि पल्स रेट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, उनको देख लेते हैं। द पल्स रेट इज एन इंडिकेटर ऑफ हाउ फास्ट द हार्ट बीट। द पल्स रेट इज अफेक्टेड बाय द सेवरल फैक्टर्स। तो पल्स रेट क्या है? पल्स रेट एक इंडिकेटर है बस, जिससे हम हार्ट बीट के बारे में पता लगा सकते हैं कि आपका हार्ट बीट कितना है, कम है, ज़्यादा है। कुछ फैक्टर्स हैं, वो क्या क्या है? पहला है एज। अ नॉर्मल पल्स फॉर इन्फेंट रेंज फ्रॉम 120 to 60 बीट पर मिनट, नॉर्मल पल्स रेट इज 60 to 100 पर मिनट। तो एज के हिसाब से भी पल्स रेट कम ज़्यादा होता है। जो इन्फेंट होते हैं, यानी जो बच्चे पैदा हुए हैं जस्ट 0 से 28 डेज़ के हैं, उनको हम इन्फेंट बोलते हैं। तो उनका जो हार्ट रेट है वो 120 to 160 पर बीट्स पर मिनट होता है। वहीं नॉर्मल अगर हार्ट रेट जो है वो 60 to 100 पर मिनट होता है। बॉडी बिल्ड एंड साइज़, बॉडी बिल्ड कैसा है, बॉडी का साइज़ कैसा है, क्योंकि आप देखेंगे कि पूरी दुनिया भर में अलग अलग शेप, अलग अलग साइज़ की बॉडी होती है, रीजन के हिसाब से, रेस के हिसाब से। शॉर्ट फैट पर्सन में हैव हायर रेट देन अ टॉल स्लेंडर पर्सन। तो जो छोटे और मोटे पर्सन होते हैं उनका पल्स रेट ज़्यादा हो सकता है अगर हम कंपेयर करें टॉल, लंबे आदमी से। ब्लड प्रेशर, एज द ब्लड प्रेशर डिक्रीज पल्स विल फ्रीक्वेंट इंक्रीज। जैसे ब्लड प्रेशर कम होता है पल्स रेट बढ़ जाता है। मेडिकेशन, स्टिमुलेंट इंक्रीज वाइल डिप्रेसेंट डिक्रीज द पल्स रेट। अगर हम मेडिकेशन दे रहे हैं जो भी स्टिमुलेंट हैं, स्टिमुलेशन का काम कर रही हैं, तो पल्स रेट बढ़ जाएगा, और डिप्रेसेंट ले रहे हैं जो कम कर रही हैं तो पल्स रेट कम हो जाएगा। मेडिसिन के बारे में भी आपको शायद थर्ड सेम में है और सेकेंड ईयर में है फार्माकोलॉजी, तो उसमें थोड़ा डिटेल समझेंगे क्योंकि बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं ये। फिर है एक्सरसाइज एंड मस्कुलर एक्टिविटी। एंड इंक्रीज इन पल्स रेट अकर विद द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ मीट इंक्रीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट डिमांड। जो अभी हम लॉजिक देख रहे थे O2 डिमांड वाला, वो यहाँ पे भी है। एंड इंक्रीज इन पल्स रेट अकर इन द इंक्रीज एक्टिविटी टू मीट इंक्रीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट डिमांड। आपके न्यूट्रिएंट की ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है तो पल्स रेट भी बढ़ जाता है। अ पर्सन हु एक्सरसाइज सच एज एथलीट विल डेवलप ब्रेडिकार्डिया, दैट इज अ नॉर्मल हेल्थ कंडीशन। A body slow the heartbeat to compensate for the greater volume of blood pumped with each beat। तो जो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो थोड़ी देर बाद, या जो एथलीट है तो पहले उनको टैकीकार्डिया होता है, यानी उनका हार्ट रेट बढ़ जाता है जब उनको डिमांड ज़्यादा होती है। उसके बाद फिर जब रेस्टिंग कंडीशन में आते हैं तो ब्रेडिकार्डिया, यानी कि हार्ट रेट नॉर्मल से थोड़ा कम ही हो जाता है, कंपनसेशन के लिए। फूड इनटेक, डाइजेशन इंक्रीज द पल्स स्लाइटली। डाइजेशन की वजह से पल्स रेट थोड़ा सा बढ़ता है। Elevated body temperature, the pulse increase approximately 10 beat per minute for every 1 Fahrenheit increase in body temperature. These condition cause a temporary increase in the heartbeat and pulse. बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो 1 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पे लगभग 10 बीट पर मिनट तक बढ़ जाती है, और ये टेम्परेरी है। इमोशनल स्टेटस, फियर, एंगर, एंजाइटी, ऐसी कंडीशन में भी पल्स रेट बढ़ जाता है। पेन, when patient is in pain pulse rate is increased। जब पेशेंट दर्द में है तब भी पल्स रेट बढ़। पल्स रेट, तो रेट मतलब होता है नंबर। यहाँ पर रेट मीन्स नंबर ऑफ पल्स इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितनी पल्स आ रही है वो कहलाती है पल्स रेट। नॉर्मल रेंज 60 to 80 बीट्स है, और जो एवरेज है वो आता है 72 बीट्स पर मिनट।
वैसे भी जैसे आप अपन रेस्टिंग कंडीशन में बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, रिलैक्स हैं, तो आपका जो पल्स रेट है वो लगभग 62, 63, 64, 65 इस रेंज में ही आता है। 72 एवरेज है, ज़रूरी नहीं है कि 72 ही होना चाहिए। द पल्स रेट चेंज विद चेंज इन एज ग्रुप, और एज ग्रुप के साथ जो पल्स रेट है वो भी चेंज हो जाता है। पल्स रेट पर मिनट ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप, अब हम एज ग्रुप के हिसाब से देखते हैं कि किस एज ग्रुप में नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है। तो एज ग्रुप है, सबसे पहले है इन्फेंट। इन्फेंट मतलब क्या होता है, 0 to 28 डेज। इनका पल्स रेट कितना है, 120 to 160 बीट्स पर मिनट। एक मिनट में 120 और 160 बीट होती है। टोडलर में 90 to 140 है। प्री स्कूल बच्चे जो हैं 80 to 110 है। स्कूल एज चाइल्ड या स्कूल गोइंग चाइल्ड जो होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें 75 से 100 बीट्स। एडोलेसेंट या जो किशोरावस्था होती है उसमें है 60 to 90 बीट्स, और एडल्ट में 60 to 100 बीट्स पर मिनट। तो दो टर्म और हैं, वो भी देख लेते हैं, टैकीकार्डिया और ब्रेडीकार्डिया। टैकीकार्डिया मतलब क्या होता है, मेडिकल टर्म है फॉर अ पल्स और हार्ट रेट ओवर 100 बीट्स पर मिनट। अगर हार्ट रेट 100 से ज़्यादा हो रहा है तो वो टैकीकार्डिया में। अब ये बच्चों में अप्लाई नहीं करते हैं अपन, क्योंकि उनका नॉर्मल रेंज ही वही है। एडल्ट में अगर 100 के ऊपर बीट है तो वो कंडीशन कहलाएगी टैकीकार्डिया। तो हम मेडिकल टर्म यूज़ करते हैं कि भाई इसको टैकीकार्डिया हो रहा है पेशेंट को। दूसरा क्या है, ब्रेडीकार्डिया। ब्रेडीकार्डिया में क्या, स्लोअर देन एक्सपेक्टेड पल्स रेट। अब इसमें 60 से अगर कम हो जाता है पेशेंट का पल्स रेट तो हम बोलते हैं पेशेंट को ब्रेडीकार्डिया हो रहा है, ब्रेडीकार्डिया में जा रहा है पेशेंट। उसको याद रखने का एक तरीका है जो मैंने ईजाद किया था, वो है टैकी। तो टैकी का जो फर्स्ट वर्ड है वो टी है, ठीक है, और टैकी मतलब होता है तेज। हार्ट रेट जो है या पल्स रेट है वो तेज हो गया, तो तेज भी टी से शुरू होता है, तो टी से टैकी और टी से तेज। इस तरीके से आप इसको याद रख पाएंगे, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन हो जाता है कि ब्रेडी क्या है और टैकी क्या है, किस में कम हो रहा है किस में ज़्यादा हो रहा है। तो एक याद रखिए, दूसरा उसका अपोजिट अपने आप हो जाएगा। टैकी मतलब तेज, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाना, पल्स रेट ज़्यादा हो जाना, और उसका अपोजिट है जो दूसरा है वो हो गया ब्रेडीकार्डिया, जिसमें हार्ट रेट या पल्स रेट कम हो जाएगा। अब देखते हैं असेसमेंट ऑफ पल्स। पल्स का असेसमेंट कैसे करते हैं, पल्स की साइट क्या क्या है। देर आर सेवरल साइट on the body where a pulse is normally assessed. All artery have a pulse, but it is easier to palpate the pulse at certain location. तो कुछ साइट हैं जहाँ पर हम नॉर्मली पल्स लेते हैं, चेक करते हैं पेशेंट की या पल्स असेस करते हैं। सारी आर्टरीज में पल्स जाती है, लेकिन कुछ आर्टरी या कुछ साइट ऐसी हैं जहाँ पे हम इजीली उनको पाल्पेट कर पाते हैं। पाल्पेट मतलब होता है छू के महसूस करना, टच करके महसूस करना, फील करना। तो कुछ लोकेशन ऐसे जहाँ पे इजीली हमको पल्स मालूम चल जाती है। इट इज़ ईजियर टू फील द पल्स व्हेन द आर्टरी इज नियर द सरफेस ऑफ द स्किन एंड व्हेन देयर इज अ फर्म टिश्यू सच एज बोन बेनेथ द आर्टरी। तो अगर ऐसी कोई साइट है, ऐसी लोकेशन है जहाँ पे आर्टरी एक तो स्किन के पास में है तो अपन आराम से फील कर लेंगे उसको, या आर्टरी के नीचे बोन है तो उसके बीच में आर्टरी है, हमने ऊपर से हाथ रखा, उंगली रखी और नीचे बीच में आर्टरी है, उसके नीचे बोन है, तो आराम से हमको उसकी पल्स मिल जाएगी। द 3 मोस्ट कॉमन साइट आर द रेडियल, कैरोटिड और ब्रेकियल। तो जो कॉमनली जब हम पल्स लेते हैं हॉस्पिटल में, आपने भी देखा होगा, एक तो हम रिस्ट पे लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेडियल पल्स, रेडियल आर्टरी से। कैरोटिड गले में लेते हैं अपन, मूवीज़ वगैरह में देखा होगा आपने। फिर ब्रेकियल, ये क्यूबाइटल फोसा, यानी जो हमारा एल्बो के आगे वाला फ्रंट एंटीरियर साइड वाला जो पार्ट होता है उसको अपन क्यूबाइटल फोसा बोलते हैं, तो वहाँ पे ब्रेकियल पल्स। इसके अलावा कुछ और साइट भी हैं, जैसे 9-10 साइट और हैं जहाँ पे अपन कॉमनली लेते हैं। जैसे अब मान लो पेशेंट को बर्न हो गया, अब गले में, हाथ में, पूरे अपर लिम्ब में बर्न है, तो पेशेंट की पल्स कहाँ से लें। तो इस हिसाब से ज़रूरत के हिसाब से अपन अलग अलग साइट कुछ हमने सेलेक्ट कर रखी हैं जहाँ से हम पल्स ले सकते हैं पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से। तो टेम्पोरल पल्स, ये जो कान के ऊपर कनपट्टी वाला एरिया रहता है, टेम्पोरल साइट जहाँ पे होती है, तो टेम्पोरल पल्स वहाँ पे मिल जाती है। फेशियल पल्स मिल जाती है, और एक कैरोटिड गले में ऊपर। आप चाहें तो अभी फील करके भी देख सकते हैं। कैरोटिड के पास, गले के पास यहाँ पे 2 उंगलियाँ रखिए तो आराम से आपको फील हो जाएगा कैरोटिड। फेशियल तो आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगी, लेकिन टेम्पोरल शायद मिल जाएगी। टेम्पोरल भी चेक करके देखिए। आगे बढ़ें।
ब्रेकियल एंड रेडियल। ब्रेकियल, ये जो क्यूबिटल फोसा है, यहाँ पे आप उंगली रख के चेक करिए, अभी मैं रुका हूँ, और सिर्फ उंगली मत रखना है, टच मत करना, थोड़ा सा प्रेशराइज करना है, दबा के देखना है। फिर दूसरा देखिए रेडियल। रेडियल मतलब रेडियस बोन होती है अंगूठे की साइड वाली, तो अंगूठे की साइड वाली जो बोन है उसके ऊपर हथेली के जस्ट नीचे 2 उंगली रख के चेक करिए, ये आपको रेडियल पल्स मिल गई है। फिर लोअर एक्सट्रीमिटी में देखेंगे लेफ्ट साइड में फीमोरल पल्स, उसके राइट साइड में देखेंगे पॉप्लिटियल। पॉप्लिटियल मतलब हमारा जो नी जॉइंट के पीछे वाला जो एरिया है उसको हम बोलते हैं पॉप्लिटियल फोसा। वो एरिया जो है वो पॉप्लिटियल फोसा वो रीजन कहलाता है, वहाँ पर पॉप्लिटियल आर्टरी जाती है, उससे अपन चेक कर सकते हैं। फिर नीचे पोस्टीरियल टिबियल पल्स और डॉर्सालिस पेडिस पल्स, यहाँ पे हम पल्स चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हार्ट के यहाँ पे भी एक अपाइकल पल्स मिलती है, उसको भी चेक कर सकते हैं। तो आज हमने समझ लिया है स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, हार्ट साउंड, ब्लड प्रेशर, पल्स, प्रिंसिपल्स, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ब्लड प्रेशर और पल्स। बाकी नेक्स्ट क्लास में समझते हैं। ईयर वाइज सिलेबस भी देख लेते हैं। इसके हिसाब से हमने प्रिंसिपल, कंट्रोल, इन्फ्लुएंसिंग, कंट्रोल, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, बीपी एंड पल्स, इतना देख लिया है। बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू।